तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम सत्ता की साझेदारी इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में आज जो हम श्रीलंका की कहानी से इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सत्ता की साझेदारी में इसमें ये बताया गया है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी, यानी सत्ता को हम क्यों बांटें। उसके लिए एनसीईआरटी ने दो कहानी लिया है जो वास्तविक कहानी है, किसी घटना पर आधारित नहीं है। ये सत्य घटना पर आधारित एक कहानी है, ठीक है। तो इसमें हमको श्रीलंका की कहानी दी गई है और बेल्जियम की कहानी दी गई है। तो बेल्जियम कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या चीज़ है, इसको जब हम बेल्जियम की कहानी पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। अभी श्रीलंका की कहानी को समझते हैं। देखिए दोस्तों, श्रीलंका का स्थान और जनसंख्या। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, एक द्वीपीय देश है, ठीक है, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। हम सब जानते हैं कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है और जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। 1948 में आज़ादी के समय उसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ थी। अब यहाँ पर एक देखिए, एक वाक्य का प्रयोग किया गया, आज़ादी। क्या श्रीलंका भी गुलाम था? जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका भी ब्रिटेन का गुलाम था, जो 1815 में क्या ब्रिटेन का गुलाम बना। कौन बना? इस श्रीलंका। और 1948 में यानी 4 फरवरी 1948 को क्या श्रीलंका भी आज़ाद होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। सिंगली बहुसंख्यकों ने जब स्वतंत्र हुआ तो सौभाग्य से बात है, वहाँ पर भी क्या आया, लोकतंत्र आया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब लोकतंत्र होता है तो वहाँ पर चुनाव होता है और चुनाव में वही पार्टी जीतती है जिसको सबसे ज़्यादा सीटें या सबसे ज़्यादा वोट मिले। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो उस सीट से जीतेगा, और जो जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें यानी सबसे ज़्यादा सांसद रहेंगे वही कहीं ना कहीं वो पार्टी या वो व्यक्ति केंद्र में सरकार बनाता है। तो जो श्रीलंका थी वहाँ पर सिंगली बहुसंख्यकों का वहाँ पर 2 समुदाय थे। एक थे सिंगली, कौन थे? सिंगली, जो कि वहाँ के मूल निवासी थे। और एक थे तमिल, ये कौन थे? तमिल थे। अब ये कौन थे? सिंगली कौन थे, तमिल थे, इसको समझते। देखिए दोस्तों, जो श्रीलंका था उसकी कुल जनसंख्या में 74% जो लोग थे वो सिंगली भाषी लोग थे। सिंगली मतलब सिंगली एक भाषा है, जैसे तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बंगाली, हिंदी, सिंधी, ये इस तरह की क्या है, ये भाषा है। ठीक उसी प्रकार सिंगली एक भाषा है जो पूरे श्रीलंका के 74% लोग बोलते थे। और जो 74% जो सिंगली भाषा बोलते थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी बौद्ध धर्म को मानते थे। उसके बाद 18% जो आबादी थी वो तमिल भाषा बोलती थी। क्या भाषा बोलती थी? तमिल भाषा बोलती थी। अब सवाल है श्रीलंका में तमिल कैसे आ गया? तो देखिए दोस्तों, इसमें से श्रीलंकाई तमिल 13% थे, यानी उसमें से आबादी का एक हिस्सा ऐसा था जो स्थानीय लोग थे वहाँ के, जो तमिल भाषा जानते थे। क्योंकि तमिलनाडु उसके बहुत पास है, इसलिए सौभाग्य से बात है 18% में से जो 13% हिस्सा था, जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो हजारों सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, उनको तमिल आता था। और 5% ऐसे लोग थे जो तमिल बोलते थे, जो भारत के व्यक्ति थे, जो भारत के ऐसे व्यक्ति जो श्रीलंका के बागानों में, जो श्रीलंका में मजदूरी करने के लिए ले गए थे, यानी उनको ले जाया गया था। जैसा आप जानते हैं ना कि हमारा भारत भी गुलाम था, श्रीलंका भी गुलाम था। तो जब भारत गुलाम था तो भारत से बहुत सारे लोगों को क्या श्रीलंका लेकर गया गया था मजदूरी के लिए। तो बाद में वो लोग उधर ही रह गए, वापस नहीं आ पाए। तो उन्होंने शादी विवाह इस तरह की चीज़ें की जिससे वो लोग आज भी वहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो कि अब उनको श्रीलंका का दर्जा दिया जाता है, श्रीलंका नागरिक के दर्जा दिया जाता है। तो ऐसा समझिएगा, श्रीलंका की आबादी में 74% लोग सिंगली बोलते हैं, 18% लोग तमिल बोलते हैं, और शेष अन्य समुदाय के लोग आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जब इनकी आबादी, जैसा कि अब देखने से पता चलता है कि सिंगली भाषा की आबादी सबसे ज़्यादा है, और लोकतंत्र में जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा या जिसके सबसे ज़्यादा उम्मीदवार होंगे वो चुनाव जीतेगा। तो श्रीलंका में क्या हुआ, सिंगली भाषी के दम पे, यानी इन लोगों के दम पे वहाँ पर क्या हुआ, सन 1948 के बाद क्या हुआ, सिंगलियों के बहुसंख्यक दल पर उन्होंने क्या किया, सत्ता पर कब्जा कर लिया। यानी एक तरह से केंद्र में उन्होंने क्या किया, सरकार बना लिया। और जो सरकार बनाया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको समझिए। भाषा और धार्मिक विविधता, यानी सिंगली लोग बौद्ध धर्म थे, तमिल लोग में अधिकतर हिंदू, कुछ ईसाई थे, ठीक है। धार्मिक और भाषाई विविधता ने संघर्ष को जन्म दिया। आप कैसे दिया उसको देखते हैं। अब सिंगलियों के दम पे सरकार बनी केंद्र में। तो जब वो सरकार बनी केंद्र में, उनको ये लगा कि हमारी जो सरकार है वो किसके दम पे आई है, वो सिंगलियों के दम पे आई है। इसलिए उस सरकार ने सिंगलियों को विशेष रूप से ध्यान दिया कि इनकी आबादी ज़्यादा है, हम इनको ज़्यादा खुश रखेंगे या इनके लिए ज़्यादा काम करेंगे तो बार बार क्या हमारी सत्ता आएगी, क्योंकि इनके लिए हम काम करेंगे। इसलिए
उन्होंने क्या किया, श्रीलंका की सरकार ने 1956 में एक भाषा अधिनियम पास किया। 1956 में क्या किया, भाषा अधिनियम पास किया जिससे सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया। जिससे क्या, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। और यह प्रावधान किया गया कि जितने भी कॉलेज होंगे, स्कूल होंगे, यूनिवर्सिटी होंगे, उसमें तमिल भाषा में नहीं बल्कि सिंहली भाषा में लोगों को पढ़ाया जाएगा। किसी को भी सरकारी नौकरी चाहिए तो उसको सिंहली भाषा मैंडेटरी कर देगा, यानी अनिवार्य कर देगा तक आपको क्या, सिंहली भाषा आनी चाहिए। जितने भी सरकारी कामकाज होने लगे सब सिंहली भाषा में होने लगे। उसके साथ साथ सरकार ने यह प्रावधान किया कि बौद्ध धर्म का वो क्या, प्रचार प्रसार करेगी। तो इससे क्या होने लगा, जो तमिल लोग थे, जो तमिल भाषा बोलते थे और जो हिंदू थे, उनको लगा यार ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। सरकार क्या कर रही है, हमारे ऊपर एक तरह से क्या, सिंहली भाषा क्या कर रही है, थोप रही है। हमारे भाषा में पढ़ाया नहीं जा रहा, हमारे भाषा में पढ़ने पर नौकरी नहीं मिल रही है, या हमारे भाषा में कामकाज नहीं किया जा रहा था। तो उस समय जो श्रीलंका था, ये जो श्रीलंका था, श्रीलंका के इधर का जो हिस्सा था, देख सकते हैं इधर का हिस्सा मैप में देखिएगा, यहाँ पर जो आबादी थे वो सिंहली भाषा बोलते थे। यहाँ की आबादी जो थे वो तमिल भाषा बोलते थे और बाकी जो आबादी थी वो सिंहली बोलते थे। तो इनको लगा सरकार तो हमारे साथ गलत कर रही है। उसके बाद क्या हुआ, तमिल भाषाओं को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में नुकसान, जिससे तमिल बोलने वालों को क्या, सरकारी नौकरी में, शिक्षा में बहुत नुकसान होने लगा, क्योंकि उनको तमिल किसी और कोई भाषा आता नहीं था, तो पढ़ नहीं पाते थे, सरकारी नौकरी मिल नहीं पाता था, कामकाज उनका एक तरह से ठप हो गया। तो तमिल नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया। इससे क्या गया, तमिल नागरिकों को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से एक तरह से वंचित कर दिया गया, एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। ये सब तमिल समुदायों में असंतोष और विरोध का कारण हुआ। और ये सब क्या हुआ, तमिल समुदायों में क्या असंतोष पैदा किया और विरोध का कारण एक तरह से बन गया। फिर समय हुआ और जैसे समय हुआ तो इस असंतोष ने क्या किया, गृह युद्ध का संघर्ष है। फिर उसके बाद समय बीता तो गृह युद्ध का दौर आया और संघर्ष हुआ। अब एक गृह युद्ध क्या है, संघर्ष का, उसको सुनते हैं। तमिलों ने समाज अधिकार और स्वतंत्रता की मांग की और तमिलों ने क्या, एक तरह से आंदोलन किया, एक तरह से संघर्ष किया। किससे, अपने सरकार से, हमको भी अधिकार दिया जाए और हमारी भाषा को भी एक तरह से अधिकार दिया जाए कि हम भी अपनी भाषा में पढ़ सकें, लिख सकें और भी सारे काम सकें। जबकि सिंहली की सरकार जो थी, जो श्रीलंका की जो सरकार थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से उसे खारिज कर दिया। और जब इसको खारिज कर दिया स्पष्ट रूप से कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो जो तमिल के जो लोग थे, जो श्रीलंकाई तमिल थे और जो केंद्र की जो सरकार थी श्रीलंका की, दोनों में क्या संघर्ष होने लगा, दोनों में क्या विरोध होने लगे। और विरोध होते होते धीरे धीरे ये जो विरोध था वो हिंसा का रूप ले लेता। यानी अब जो जितने भी तमिल लोग थे और जो केंद्र की जो सरकार थी, श्रीलंका सरकार थी, दोनों में मारपीट, हिंसा, दंगे इस तरह के होने लगे। और जब इस तरह की चीज़ें होने लगी तो हमने इसको क्या नाम दिया, गृह युद्ध का हमने नाम दिया। गृह युद्ध उसे कहते हैं जब जनता और सरकार काफ़ी लंबे समय से हिंसक लड़ाई करे, या उसका जो लड़ाई है, उसका जो संघर्ष है वो हिंसक रूप ले ले, तो उसको हम गृह युद्ध करेंगे, गृह युद्ध के। तो 1990 में क्या होता है, श्रीलंका की जो जनता होती है और जो सरकार होती है उसके बीच में हिंसक लड़ाई चालू हो जाता है और हम कहते हैं क्या कि श्रीलंका गृह युद्ध के चपेट में आ गया। अब इससे क्या हुआ, इसका परिणाम भारी जानमाल का हानि हुई। इससे बड़े पैमाने पर क्या, देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ, बड़े पैमाने पर विकास में रुकावट आया, बहुत लोगों की रोजी और रोटी का संकट समाप्त हो गया। और इसके साथ साथ क्या हुआ, मानव अधिकारों का हनन हुआ, बहुत सारे लोगों को हाथ पैर तोड़ दिया गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया, लगभग हजारों की आबादी में लोग मरे, बहुत लोग की आंखें फूटी, बहुत लोग का पैर टूटा। इस तरह की चीज़ें हुई। कब हुआ, जब गृह युद्ध हुआ। यानी अब सरकार लड़ रही है और जनता लड़ रही है। ये बताओ, श्रीलंका में जो सरकार है, यानी जो सार्वजनिक पद पर बैठे जो लोग हैं और जो जनता है, दोनों श्रीलंका के लोग हैं। जैसे भारत में जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी, सब भारतीय हैं और जो नागरिक है तो भारतीय हैं। तो दोनों अगर आपस में लड़ेंगे तो अंततः मरेगा कौन, भारतीय मरेंगे। ठीक उसी प्रकार श्रीलंका के नागरिक कहीं ना कहीं मरने लगे, लोग आपस में लड़ते थे, मरते थे, जिससे भारी जान माल का नुकसान होता था, विकास में रुकावट होता, मानव अधिकार का हनन होता। और विकास में सबसे ज़्यादा रुकावट होता, क्योंकि जब गृह युद्ध के चपेट में आ गया तो कोई भी विदेशी कंपनी आकर यहाँ पर निवेश नहीं करता था, कोई फैक्ट्री नहीं लगाता था, कोई मिल नहीं लगाता था, कोई उद्योग धंधे नहीं लगाता था, क्योंकि उनको मालूम है कि आपस में लड़ रहे हैं तो हमारा नुकसान होगा। और देखिए, वर्ष 2009 में श्रीलंका सरकार ने युद्ध को समाप्त किया। अब इसको तुरंत नहीं पढ़ते हैं। देखिए, जब इस तरह के हिंसक जब घटनाएं होने लगी तो उसके बाद क्या हुआ,
जो श्रीलंकाई जो तमिल थे उन्होंने एक पार्टी बनाए जिसको लिट्टे कहते हैं, एल आई, ठीक है। उन्होंने एक पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, एक स्वतंत्र देश की मांग की। यानी जो श्रीलंकाई तमिल थे, जो उनको लगा कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हमको अधिकार नहीं दे, उन्होंने तय किया कि हम क्या करते हैं, एक स्वतंत्र देश बना लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका श्रीलंका है, तो श्रीलंका में ये वाला जो हिस्सा, इतना हिस्सा ये तमिल लोग लगते हैं, यानी श्रीलंकाई तमिल लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, खुद का अपना एक देश बनाएंगे, स्वतंत्र देश की मांग करने लगे। और कहीं ना कहीं गृह युद्ध होता था, हिंसा होती थी। बाद में इस तरह की स्थिति आ गई कि लगा कि अब श्रीलंका क्या होगा, दो देशों में बढ़ जाएगा। और दो देशों में बढ़ते 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 श्रीलंका बचा। और वर्ष 2009 में श्रीलंका में क्या हुआ, गृह युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन आज भी शांति और विश्वास की प्रक्रिया जारी है। आज भी शांति और विश्वास की प्रक्रिया एक तरह से जारी है। तो देख सकते हैं कि श्रीलंका में जब एक भाषा या एक संस्कृति को बढ़ावा दिया, इस वजह से लोगों ने बढ़ावा दिया कि हमको एक ही लोगों ने चुन के भेजा। तो श्रीलंका में क्या हो, श्रीलंका दो देशों के बंटने के कगार पर आ गए। ये श्रीलंका की कहानी थी। अब चलिए बेल्जियम की कहानी समझते हैं। बेल्जियम की कहानी, बेल्जियम जो है स्थान देखिए, जनसंख्या जो है बेल्जियम यूरोप में एक महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। जो बेल्जियम है यह हमारे हरियाणा राज्य जितना बड़ा है क्षेत्रफल में, जनसंख्या उससे कम है। यानी क्षेत्रफल में हरियाणा राज्य जितना बड़ा है, जनसंख्या में हरियाणा से आधा है। ये कौन है, बेल्जियम है। तो बेल्जियम की कुल जनसंख्या कितनी है, बेल्जियम की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है। इसमें 10 लाख, इसमें 1 करोड़ 10 लाख है। इसमें 2 प्रमुख समुदाय रहते हैं। यानी बेल्जियम क्या यूरोप में है, इसकी सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी से लगती है। क्षेत्रफल में हरियाणा की जितना बड़ा है, जनसंख्या में हरियाणा से थोड़ा कम है या आधा कर सकते हो। आबादी 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है। अब इसकी स्थिति समझते हैं। जो बेल्जियम है वहाँ पर स्थिति कैसी है, जो बेल्जियम है वहाँ पर 59% लोग, फिर 59% जो लोग हैं वो क्या, तो अब देखिए जो बेल्जियम है वहाँ पर 59% जो लोग हैं वो उत्तरी भाग में रहते थे, जिसको फ्लैट कहा जाता था। और वहाँ के लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यानी बेल्जियम के 59% आबादी फ्रेंच भाषा बोलती थी, जबकि 40% जो आबादी थी वो कौन सी भाषा बोलती थी, वह जर्मन भाषा बोलती थी। और 1% जो आबादी थी वह डच भाषा बोलती थी। यानी बेल्जियम में 59% आबादी क्या बोलती थी, आबादी जो है फ्रेंच बोलती थी, 40% डच बोलती थी और 1% आबादी जो है वो क्या बोलती थी, डच। तो इस तरह की उसकी भाषा का बनावट था। अब देखिए राजधानी ब्रुसेल, यदि राजधानी उसकी ब्रुसेल थी बेल्जियम के, तो उसमें क्या हुआ, ब्रुसेल में फ्रेंच भाषी 80% है। और जो राजधानी थी उस राजधानी में 80% आबादी में फ्रेंच लोग थे और 20% लोग क्या थे, वो जर्मन भाषा कहीं ना कहीं बोलते थे। इस तरह से अल्पसंख्यक भी थे और बहुसंख्यक भी थे। अब देखिए क्या करती है बेल्जियम सरकार, बेल्जियम सरकार ये देखती है कि हमारे देश में 59% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 40% लोग क्या करते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं। और जो कि बेल्जियम सरकार को मालूम है कि हम सत्ता में आए तो किसी एक के दम पे नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको वोट दिया गया वो केवल हमको फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों ने दिया है या केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों ने ही हमको दिया। उनको मालूम कि दोनों लोगों ने हमको वोट दिया और हमको काम दोनों लोग के लिए करना है। इसलिए बेल्जियम सरकार ने क्या किया, अपने यहाँ क्या किया, संविधान में केवल 4 बार संशोधन केवल इस वजह से कर दिया, ये जानने के लिए कि हम जो नियम लाए, जो कानून लाए, जो हमारा संविधान है, जो हमारे विकासमत कार्य है, क्या इससे किसी को तकलीफ तो नहीं है, किसी को बेगानेपन का तो एहसास नहीं हो रहा है कि नहीं हम इस भाषा के लोग हैं, हम इस क्षेत्र के लोग हैं या इस धर्म के लोग हैं, इस वजह से सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, या हम इस जाति या इस धर्म, इस भाषा या इस क्षेत्र के हैं, इस वजह से हमको ज़्यादा फायदा हो रहा है, ऐसा तो किसी को लग नहीं रहा है। इसलिए उसने अपने क्या 4 बार संविधान संशोधन किया। संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में कुछ बदलाव करना। हो सकता है संविधान में आप कुछ जोड़ रहे हो सकता है संविधान से कुछ हटा रहे हो, ये दोनों हो सकता है, कुछ हटा रहे हो कुछ जोड़ रहे हो, उसको बोलते हैं संविधान संशोधन।
तो वर्ष 1970 से लेकर 1993 तक इन 23 सालों में उन्होंने 4 बार संविधान संशोधन किया, ये जानने के लिए क्या किसी को तकलीफ तो नहीं है जो हम नियम कानून लाए हैं। ऐसा किसने किया? बेल्जियम की सरकार ने। उसके साथ दोनों भाषाओं के समुदायों को बराबरी का दर्जा दिया। इसके साथ साथ दोनों भाषाओं के लोगों को बराबरी का इसने दर्जा दिया। इसने कहा कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई लिखाई होगी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो दोनों भाषा में होगी। यानी हमारे यहाँ के युवा जर्मन में भी पढ़ाई कर सकते हैं, फ्रेंच में भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये उनके ऊपर है कि वो जर्मन भाषा में पढ़ें कि फ्रेंच भाषा के ऊपर पढ़ें। हम दोनों का विकल्प देंगे। जो भी सरकारी कामकाज होगा वो जर्मन भाषा में भी होगा, फ्रेंच भाषा में भी होगा। आपके ऊपर है किस भाषा को आप प्राथमिकता देते हो। नौकरी के लिए दोनों भाषा ठीक थी। आप जर्मन भाषा में भी नौकरी कर सकते हो और फ्रेंच भाषा में भी नौकरी कर सकते हो। जैसे बेल्जियम ने ये कहा, बेल्जियम में किसी सरकारी दफ्तर में जाओ तो वहाँ पर जो एड्रेस होता था, उसका एड्रेस यहाँ पर जो सूचना लिखी होती थी वो फ्रेंच भाषा में और जर्मन भाषा में, दोनों भाषा में एक तरह से लिखा होता था। जो डाक की जो सेवाएं होती थी, जो टिकट आता था, जो चीज़ें होती थी, जो सरकारी सूचनाएं आती थी, वो दोनों भाषा में लिखा होता था। एक और जर्मन तो दूसरी और फ्रेंच लिखा हुआ मिल जाता है। सरकार दोनों भाषाओं को प्राथमिकता दी कि हम दोनों भाषा को लेकर चलेंगे, दोनों भाषा को एक तरह से बढ़ावा दिया। अब आगे देखिए, केंद्र सरकार में दोनों समुदायों का बराबर का प्रतिनिधि मिला और केंद्र सरकार में इन्होंने दोनों को बराबर अधिकार दिए। उसने कहा कि जो केंद्र में जो सरकार बनेगी उसमें जो दोनों लोग रहेंगे उनकी संख्या समान रहेगी। कि यदि केंद्र में, केंद्र से ऐसा समझिएगा जैसे केंद्र है, केंद्र यदि हमारे 100 मंत्री होंगे तो 50 मंत्री क्या होंगे? 50 मंत्री जर्मन भाषिक होंगे तो 50 मंत्री क्या होंगे? फ्रेंच भाषिक। यानी दोनों की जनसंख्या एक तरह से बराबर होगी, किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। इस तरह से उन्होंने किया। राज्य सरकार को अधिक अधिकार दिया और इसके साथ साथ राज्य सरकार को उन्होंने क्या किया? अधिक अधिकार दिया। अपने अपने क्षेत्र में राज्य सरकार को क्या किया? अधिक अधिकार दिया। जैसे ये आपका बेल्जियम है, ये आपका बेल्जियम है, तो एक हिस्सा ये जो था, यहाँ के लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे, यहाँ के लोग जर्मन बोलते थे। तो यहाँ पर कुछ राज्यों का बनाया गया, यहाँ पर भी कुछ राज्य बनाए गए और जिन राज्यों को बनाया गया उन राज्यों को ज़्यादा शक्ति दी गई कि आप अपने इस राज्य में स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दे सकते हैं। क्योंकि आप जिस राज्य में, उस राज्य में केवल एक ही भाषा बोली जाती है, या तो जर्मन या तो फ्रेंच, तो आप उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई कि आप भाषा को लेकर ज़्यादा विकास कर सकते हैं। लेकिन केंद्र लेवल पर, पूरे केंद्र लेवल पर सरकार क्या करेगी? एक आँख ही करेगी, दो आँख का काम नहीं करेगी, सबको एक साथ क्या करेगी? विकास करेगी। यानी भाषा को समान रूप से क्या प्रतिनिधि देगी, समान रूप से प्रतिनिधि भाषा में दिया गया, समान रूप से क्या हुआ? उनके उम्मीदवार हैं। ये सब चीज़ें किसने किया? बेल्जियम सरकार ने किया। ब्रुसेल में दोनों भाषाओं के लिए समान प्रतिनिधि और दर्जा दिया। और जो ब्रुसेल था, जो राजधानी था, जिसमें देख सकते हैं 80% लोग जो थे कौन सी भाषा बोलते थे? आप देख सकते हैं यहाँ पर 80% जो लोग थे फ्लेमिंग इलाके में थे और 20% लोग थे अन्य भाषाएं बोलते थे। तो इनको भी क्या कहता है? यानी 80% फ्रेंच भाषा बोलते थे और 20% जर्मन बोलते थे। यहाँ पर भी इनको समान अधिकार दिएगा कि किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। इस तरह के सारे काम किसने किया? बेल्जियम की सरकार ने किया। अब उसके बाद देखिए बेल्जियम की सफलता। इस तरह से कार्य करके बेल्जियम ने क्या सफलता पाई? इस साझेदारी के मॉडल से सांप्रदायिकता संघर्ष को रोका। इस तरह के मॉडल को अपनाने से बेल्जियम में दंगे नहीं हुए, मारपीट नहीं हुआ, सांप्रदायिकता नहीं हुआ और देश में एकता की स्थिति बनी रही। यानी कहीं भी दंगे, मारपीट या अलगाववाद का जन्म नहीं हुआ है। बेल्जियम का यह मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा उदाहरण है कि क्या करना चाहिए? सत्ता का साझेदारी कर देना चाहिए। हमको ये नहीं करना चाहिए कि जिनकी आबादी ज़्यादा है उनके दम पर तो क्यों उनके लिए ही काम करें। इससे क्या होगा? जो अल्पसंख्यक है, जिनकी आबादी कम है, वो कहीं ना कहीं एक अलग राष्ट्र या अलगाववाद की मांग कर सकते हैं। निष्कर्ष देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के दम पर सरकार बनी। उन्होंने बहुसंख्यकवाद को अपनाया जिससे गृह युद्ध हुआ जिससे श्रीलंका दो टुकड़ों के बंटने के कगार पा गया। बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग किया और लोकतांत्रिक तरीका अपनाया और शांति से कायम रखी। यानी उसने काम अपना किया, तो उससे वहाँ पर कोई भी हिंसा या घटनाएं नहीं हुई। ये दोनों देशों की कहानी थी। अब इसके बाद जानते हैं कि भारत ने अपने यहाँ किस तरीके से सत्ता की साझेदारी की।
लेकिन इसको आज के इस वीडियो में नहीं जानेंगे, इसको कल के वीडियो में जानेंगे कि भारत ने किस तरीके से सत्ता की साझेदारी की। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।